बात करते हैं अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनवर्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम में इनवर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दे देगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे अभी देखेंगे। और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है क्रैमर्स रूल। बहुत आसान है, आसान तो दोनों ही है। तो क्रैमर्स रूल वो पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। अभी इनवर्स मेथड से या मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उसे अभी देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है ये भी मालूम होना चाहिए आप लोग को, कि वेरिएबल एक्स वाई जेड में आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दे। मतलब लीनियर कहने का मतलब एक्स वाई यानी वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो अगर वेरिएबल एक्स वाई और जेड, या केवल एक्स वाई में, या एक्स वाई जेड डब्ल्यू, यानी जितना भी वेरिएबल हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन अगर आपको एक साथ दे दे तो उसे बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो एक से ज्यादा इक्वेशन, एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशन आपको एक साथ दे देगा, उसे बोला जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन हो, जिसका सॉल्यूशन हो कहने का मतलब उसके वेरिएबल का कुछ न कुछ वैल्यू आए, उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो मतलब उसमें जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकल पाए, उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो यानी सॉल्यूशन आ सके, और इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन नहीं आए। यही है, क्या है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन SLE शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, and if system of linear equation has no solution then it is called inconsistent system of linear equation। कुछ एग्जांपल लेकर क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो तुम्हें 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया, एक साथ क्या बोला जाएगा ये दोनों इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये जो 2 इक्वेशन आपको दिया गया है, इसको अगर हम सॉल्व करके एक्स और वाई, 2 ही वेरिएबल है यहाँ पे, 3 वेरिएबल, आपको मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक पूछेगा, 3 से ज्यादा वेरिएबल नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 2 इक्वेशन आपको दे दिया, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहां से अगर हम सॉल्व करना चाहें, जो सॉल्व करने का मेथड 10th 9th में ही हम लोग जानते हैं, वहां से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना है, इसको फर्स्ट बोल दिए, इसको सेकेंड बोल दिए, सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो y और y कैंसिल, 4x इक्वल टू 6 यानी x इक्वल टू 3/2, और x का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू आएगा -1/2। करके देखना, यही आएगा। तो जो x और y का वैल्यू यहाँ पे आया वो क्या कहलाएगा, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन एक साथ क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे जो x और y का वैल्यू आया है वो क्या कहलाएगा, तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू -1/2 आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी x और y यानी जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू आ गया, हेंस गिवन सिस्टम लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यह क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी यह कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल, मान लो इसको फर्स्ट बोल दिए, इसको सेकेंड बोल दिया, हमें 2
इक्वेशन दिया गया है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। यहां से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज। यहां से 2 कॉमन लिए और कॉमन लेकर इधर शिफ्ट कर दिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5/2, इसको सेकेंड, यानी यही इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं। बस सेकेंड इक्वेशन में किए क्या, 2 कॉमन लेकर उधर शिफ्ट कर दिए, RHS में शिफ्ट किए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है कि x माइनस वाई 2 है और यहाँ कह रहा है x माइनस वाई 5/2 है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक बार x माइनस वाई 2 हो जाए, एक बार x माइनस वाई 5/2 हो जाए, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स नो वैल्यू ऑफ x एंड y पॉसिबल विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, यानी यहाँ पे x और y का कोई भी ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, यानी इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं हो इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे हम एग्जांपल 2 वेरिएबल का लिए हैं, 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन भी आ सकता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तरीका वही है कि अगर इस सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं आएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, छापिए। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड, या इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेथड, जो आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्रैमर्स रूल भी आता है जो जेई मेन और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैट्रिक्स कंप्लीट होगा और नया टॉपिक देखेंगे। तो पहले मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स मेथड से कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसी को देखते हैं। तो वही है हेडिंग, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड। लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 एंड इतना। यह जो है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन लिए हैं हम लोग। जनरली आपको 3 ही वेरिएबल का 3 इक्वेशन ही सॉल्व करने के लिए देगा। ऐसे 2 वेरिएबल का हो जाए या 4 वेरिएबल का 4 लीनियर इक्वेशन आ जाए, तरीका सोचने का क्या है, यही है। खैर वो सब भी हम लोग देखेंगे। अभी पहले इस 3 वेरिएबल वाला को देखते हैं, उसके बाद अपने आप 2 वेरिएबल का 2 लीनियर इक्वेशन और 4 वेरिएबल का अगर 4 लीनियर इक्वेशन है तो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। तो चलो, यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक मैट्रिक्स ए लाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए जो बनाना है, ध्यान से समझना, मैट्रिक्स ए जो बनाना है कैसे बनाना है, तो जो भी यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यानी जो भी लीनियर इक्वेशन है उस लीनियर इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म से, वेरिएबल के कोफिशिएंट से। जैसे यहाँ पे वेरिएबल या अननोन क्या है, वेरिएबल बोलो या अननोन बोलो, तो अननोन क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1, सेकेंड में a2 b2 c2 और थर्ड में a3 b3 c3 है। वेरिएबल या अननोन क्या है, एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट टर्म d1 d2 और d3। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। इन सभी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है d1, इसका है d2, इसका है d3। फर्स्ट इक्वेशन में अननोन का कोफिशिएंट क्या है, तो a1 b1 c1, यहाँ है सेकेंड के लिए a2 b2 c2 और थर्ड के लिए है a3 b3 c3। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि क्या है। तो हम लोग क्या किए कि एक मैट्रिक्स ए फॉर्म किए। मैट्रिक्स ए क्या है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स, यानी कि जो अननोन्स का कोफिशिएंट होगा उससे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो क्या होगा,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। क्लियर हो गया। मैट्रिक्स ए क्या है, तो जो भी अननोन है उसके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना लेना है। फिर अब एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स एक्स क्या है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय अननोन्स, अननोन से मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अननोन क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। और ध्यान रखना है कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये भी ध्यान में रखना है। और एक और मैट्रिक्स बी बनाएंगे। बी क्या है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बाय कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, D1 D2 D3, और ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख के तीन मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तीन मैट्रिक्स बना रहे हैं, ए, एक्स और बी। ए क्या है, तो अननोन के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स। एक्स क्या है, तो अननोन से जो मैट्रिक्स बना है। और बी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बना है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना कि हम लोग 3 मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ए, एक्स और बी। ए क्या होगा, तो कोफिशिएंट अननोन के कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनाना है। एक्स क्या होगा, तो अननोन से मैट्रिक्स बनाना है। बी क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म से मैट्रिक्स बनाना है। और लिखना कैसे, ये भी ध्यान में रखना। अननोन से ऐसे लिखेंगे एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं लिख देंगे एक्स वाई जेड, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और कांस्टेंट टर्म को भी ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है। अब नाउ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, यानी ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर हम चाहें तो इसी को लिख रहे हैं, लेकिन अब लिख रहे हैं ऐसे, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, यानी इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स के इक्वेट करेंगे तो हमें ये वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो भी दिखाते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एक ही कॉलम है, तो A1 X1 प्लस B1 Y1 प्लस C1 Z1, और बराबर होगा D1 के, तो आ गया ना A1 X1 B1 Y1 C1 Z1 C1 Z इक्वल टू D1। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करके तो सेकेंड कॉलम में वो लिखा जाएगा, जो भी प्रोडक्ट होगा इधर वो D2 के इक्वल होगा तो सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह ए वाला जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि यह थर्ड कॉलम में लिखा जाएगा और बराबर होगा D3 के, यहाँ से थर्ड लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत है तो इसको क्या करो, प्रोडक्ट करके और इस मैट्रिक्स को इक्वेट करके साइड में तुम पेपर में अपना कर सकते हो, देखना कि यही लीनियर इक्वेशन तुमको मिल जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से तुम देखो, ए वाला जो है यह क्या है, मैट्रिक्स ए है, जो वहाँ हम लोग बनाए थे मैट्रिक्स ए है। ए वाला क्या है, मैट्रिक्स एक्स है, और ए वाला क्या है, मैट्रिक्स बी है। ठीक है, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ये वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐसे हम लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ध्यान में रखना है। ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें तो चाहिए अननोन का वैल्यू मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ से क्या किए कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इधर से ए को हटाएं। अब ए को हटाएंगे कैसे, तो इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए, तो ए इनवर्स उधर भी मल्टीप्लाई किए, ए इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हमेशा ध्यान में रखना, इसको यूज करेंगे हम कि x इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, a इनवर्स इंटू बी, यानी इसी को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कभी भी हमें सॉल्यूशन लिखना हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से, तो लिखेंगे x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। x क्या है, तो अननोन से जो मैट्रिक्स बन रहा है, a क्या है, तो अननोन के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बन रहा है, b क्या है, कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ तो हम समझाने के लिए पूरे डिटेल में यहाँ तक आए हैं कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यही समझो कि मेन की है इसका,
मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का या इनवर्स मेथड से सॉल्व करने का यही मेन फॉर्मूला है कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए इनवर्स को ऐसे लिख सकते हो। ए इनवर्स क्या होता है, एडज्वाइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि x इक्वल टू क्या होगा, एडज्वाइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, तो इसको याद में रखना है। क्लियर है? तो एक बार फिर से देखते हैं कि जब भी हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दे तो हम लोग तीन मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए क्या होगा, अननोन के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स एक्स क्या होगा, तो अननोन से जो मैट्रिक्स बनेगा। और बी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनेगा। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए है, एक्स है, बी है, यानी ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। यहाँ से जब दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। और इसको आपको अब याद रखना है कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, यही मेन फॉर्मूला है। इसको याद रखो या इसको याद रखो, जिसको याद रखना है आपको। तो x इक्वल टू क्या होगा, एडज्वाइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू बी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब बहुत लोग सोच रहा होगा कि अगर दो वेरिएबल का आ जाएगा तब, जैसे मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, दो वेरिएबल का आ जाए और इसे हमें क्या करना हो कि सॉल्व करना हो मैट्रिक्स मेथड से, तो यहाँ भी वही करेंगे। मैट्रिक्स से क्या होगा, तो अननोन के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। फिर x क्या होगा, अननोन से तो xy, और b क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे c1 और c2 यही दो कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, या x इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए और एग्जाम्पल देखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड। एक दो ही वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले ले रहे हैं, हमें इसको इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में दे दे ऐसा क्वेश्चन और बोले कि इसको सॉल्व करो इनवर्स मेथड से, तो आपको इनवर्स मेथड या मैट्रिक्स मेथड से, तो आपको जो अभी हम बता रहे हैं या जो बताए थे उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, और नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में जो बोलेगा वैसे ही करना है, क्रैमर्स रूल से नहीं कर सकते। या 9th-10th में जो जानते थे कि इसको फर्स्ट इसको सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे, y का वैल्यू आएगा, वैसे करेंगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले सीख लो कि कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कैसे इसका निकालेंगे, मैट्रिक्स मेथड बोलो या इनवर्स मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोले थे जस्ट इससे पहले हम लोग जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस समय बोले थे कि आपको तीन मैट्रिक्स यहाँ पे लेना है। एक ए क्या होता है, तो अननोन के कोफिशिएंट से, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 2 -1 3। फिर एक मैट्रिक्स x लेना है, x क्या होता है, तो अननोन से जो मैट्रिक्स बनता है x और y। और मैट्रिक्स एक b लेना है, b क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है क्या है, 1 और 3। अब उसके लिए फॉर्मूला बताए थे कि क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एडज्वाइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। फॉर्मूला यही होता है। कैसे होता है जस्ट इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, एडज्वाइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। तो चलो x इक्वल टू रखो एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट अब होगा क्या, तो इसके लिए हम लोग एडज्वाइंट वाले चैप्टर में पढ़े थे कि किसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट का मतलब होता है उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर का ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनेगा उसे एडज्वाइंट बोलते हैं। तो चलो निकालो, एडज्वाइंट निकालो। तो यहाँ पे पहले कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट का, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे इनटू मैट्रिक्स बी क्या है, तो 1 3 बाई डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू रखेंगे। अब डिटर्मिनेंट ए क्या है वो तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, चलो यही सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखते हैं, कितना 3 -2 यानी +2 यानी क्या हो जाएगा 5। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो जाएगा 5। चलो रख दो यहाँ पे 5। अब
मैट्रिक्स ए का हम यहाँ पे एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट कैसे लिखना है, तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फिर उसका ट्रांसपोज। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 का कोफैक्टर 3 होगा। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 2 का कोफैक्टर एक तो -1 और इस 2 का साइन ऑफ पोजिशन माइनस, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1। 3 का कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस, तो 3 का कोफैक्टर होगा कितना, 1, ठीक है। और -1 का कोफैक्टर कितना होगा, तो -1 का कोफैक्टर होगा -2, ठीक है। कैसे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ये हम जब एडजॉइंट पढ़ा रहे थे उस समय क्लियर किए थे। अगर दिक्कत है तो पहले वो वाला वीडियो जाकर देखो और तब आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि उसी सब का यूज होना है यहाँ पे। एडजॉइंट का, इनवर्स का, ये सब यूज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से 1 का कोफैक्टर कितना, 3। 2 का कोफैक्टर कितना होगा, तो -1 में इसका साइन ऑफ पोजिशन मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो +1। 3 का कोफैक्टर 1 और -1 का कोफैक्टर कितना, तो -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, x इक्वल टू, अभी x ही लिख रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। तो 3 1 -2 1 इंटू बी कितना है 1 3 बाई डिटर्मिनांट ए का वैल्यू कितना है 5। अब x के जगह पे रख दो xy, जो मैट्रिक्स x है। मल्टीप्लाई करो दोनों, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। तो 3 इंटू 1 3 प्लस -2 इंटू 3 तो -6, तो 3 -6, तो ये वाला इसमें मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ लिखा गया। अब आगे कॉलम में ये मल्टीप्लाई होने के लिए खत्म हो गया, इसको अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 3 3 बाई कितना 5, यानी कितना हो जाएगा xy इक्वल टू 3 -6 तो -3 4 बाई 5, यानी xy इक्वल टू कितना, यहाँ से क्या करो डिवाइड करो 5 से सारे एलिमेंट में, तो -3/5 और 4/5, यानी यहाँ से ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल हो गया, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होगा। तो x का वैल्यू -3/5 और y का वैल्यू कितना आ गया 4/5। यही आंसर आया मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मू a निकाले, x निकाले, b निकाले और ये वाला फॉर्मूला यूज किए। कैसे है, जस्ट अभी इससे पहले डिस्कस किए थे। एडजॉइंट है इंटू बी बाई डिटर्मिनांट है। कोई कहेगी नहीं हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ये वाला यूज करें, कोई बात नहीं, वही यूज कर लो। पहले ए इनवर्स निकाल लो साइड में, साइड में क्या, यहीं पे ए इनवर्स निकाल लो, उसमें मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करो, देखना तुम्हें फाइनली यही आएगा। तो जो भी तरीका ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों इनवर्स मेथड या मैट्रिक्स मेथड ही कहलाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 वेरिएबल का एक इक्वेशन लेकर यहाँ समझा रहे हैं। यूजिंग मैट्रिसेस सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब वही मैट्रिक्स मेथड से हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हमें यहाँ पे यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, करेंगे क्या, तो 3 मैट्रिक्स बनाएंगे a x और b। a क्या, तो जो इसके कोफिशिएंट, अननोन के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा 3 4 2 3 4 2। फिर यहाँ पे x नहीं है, x नहीं है मतलब क्या है, 0 इंटू एक्स है, x वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब 0 इंटू एक्स है। तो क्या होगा 0 2 -3 1 -2 6 1 -2 6, ये हो गया। x क्या होगा, तो अननोन से, b क्या होगा कांस्टेंट टर्म से 8 3 -2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालने के लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बाई डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो डिटर्मिनांट ए का भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पहले डिटर्मिनांट ए ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स से इतना है तो डिटर्मिनांट ए क्या होगा, तो बस इसको डिटर्मिनांट फॉर्म में रख देंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। अब कैसे 2 आएगा, तो इसके लिए डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स जब पढ़ा रहे थे उस समय समझाए थे, तो वहां से क्लियर होगा। एक्सपेंड किए हैं, किसी के एलोंग एक्सपेंड कर दो या सेरेस रूल से भी निकाल सकते हो। तो कैसे होगा ये देख चुके हैं।
नहीं जानते हैं तो पीछे जाकर देखिए, इसलिए पहले बोले थे कि ये वाला टॉपिक स्पेशल पढ़ने के लिए आपको इससे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आना चाहिए, एडजॉइंट निकालने आना चाहिए, सब अच्छे तरह से आना चाहिए, इनवर्स निकालने आना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं रहे, डायरेक्ट लिख दिए कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, सोल्व करके देखना, यही होगा। अब x इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू, तो इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज लेंगे वही एडजॉइंट होगा। इनटू बी की जगह पे इतना, डिटर्मिनेंट ए की जगह पे 2 रखें। अब 3 का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो 3 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके साइन ऑफ पोजीशन में इसका माइनर मल्टीप्लाई करते हैं, या डिलीट हो गया कितना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 और -6, तो 12 माइनस 6 कितना होगा 6, और इसका साइन ऑफ पोजीशन प्लस, तो यहाँ 6 आया। उसी तरह इसका कोफैक्टर -3, इसका कोफैक्टर -2, सबका कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का यहाँ कोफैक्टर लिखा हुआ है। फिर इसका ट्रांसपोज जब कर देंगे तो फाइनली हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, इनटू बी बाई डिटर्मिनेंट है। ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम बना दिए सबको, इनटू बी बाई डिटर्मिनेंट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 80 48 प्लस -28 इंटू 3 तो -84 प्लस -16 इंटू -2 तो +32। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई किए इतना आया, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किए इतना आया, और इसको इसमें मल्टीप्लाई किए इतना आया बाई 2। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किए तो 48 प्लस 32 माइनस 84, तो 48 प्लस 32 कितना हो जाएगा 80 माइनस 84 -4, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ आएगा 2 बाई 2 है, तो 2 से क्या करो सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दो, और x मतलब क्या है, x के जगह पे XYZ ले लिए, 2 से सारे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ -2 3 और 1 आएगा, यानी x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 1 आएगा। यही हमारा आंसर हुआ। यानी कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे दे, ज़्यादा चांस है कि यही 3 वेरिएबल वाला ही पूछा जाएगा आपको, तो अगर ऐसा आप दे दे तो आप कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए a लाइए, x लाइए, b लाइए और ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। इसके लिए आपको एडजॉइंट आना चाहिए निकालना। एडजॉइंट अब निकालते कैसे, उसमें उसका कोफैक्टर माइनर सब यूज होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने आना चाहिए, जब इतना हो गया उसके बाद प्रोडक्ट करने आना चाहिए, और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, छापिए। अब देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया रहता है तो क्या यूज करते हैं, x इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। अब क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट किया, अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसमें जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का एक एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कहाँ से सॉल्यूशन देख, यहाँ पे जो हम लोग नेचर देख रहे हैं या कॉन्सेप्ट जो भी है वो कहाँ से, तो यहीं से। अगर पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो डायरेक्ट बोल देंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया तब क्या करेंगे, यानी नीचे वाला अगर 0 आ गया तब एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी ऊपर वाला का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ऊपर वाला का भी वैल्यू 0 आ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, यानी x का बहुत सारा सॉल्यूशन, y का बहुत सारा सॉल्यूशन और z का बहुत सारा सॉल्यूशन। बहुत सारा सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि x, y और z यहाँ पे तीनों एक दूसरा पे डिपेंड करेगा। x का वैल्यू चेंज कीजिएगा तो y और z का वैल्यू चेंज हो होकर नया नया वैल्यू देगा। फिर अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन।
तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ध्यान में रखना है कि नेचर कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि इसके पास एक सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो पहले हम देखेंगे डिटर्मिनांट ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 आ गया, डिटर्मिनांट ए का वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल देंगे कि उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर अगर डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 हो गया तब आगे भी काम करना पड़ेगा। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 हो गया तब एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर वो भी 0 आ गया तब जो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया और ऊपर वाले का वैल्यू मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आया तो बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज सॉल्यूशन, ट्रू या फॉल्स। हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिया और कह रहा है कि इसके पास सॉल्यूशन होगा, ट्रू या फॉल्स। तो मैट्रिक्स मेथड से यहाँ समझा रहे हैं। पहले ए लाएंगे, ए कितना 2 3 4 6, बी क्या होगा 1 5। डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लिए कितना 12 माइनस 2 8 0। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 हो गया, आगे भी चेक करना पड़ेगा हमें। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया। अब एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट क्या होगा, तो इसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो 2 का कोफैक्टर 6, 3 का -4 और 4 का -3, 6 का हो जाएगा 2, उसका ट्रांसपोज इंटू ए। ट्रांसपोज करो तो 6 -4 -3 और 2, ये जो आया उसका एडजॉइंट है इंटू बी। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो 6 -15 और -4 + 10 कितना आएगा -9 और 6। -9 और 6 मतलब 0 नहीं आया। 0 आने का मतलब यहाँ भी 0 आ जाता, ये वाला एलिमेंट भी 0 आ जाता, दोनों एलिमेंट 0 आ जाता तो बोलते 0 आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आया, 0 नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखो मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आया। तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, इनकंसिस्टेंट। यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। यह क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो मान लो एग्जाम में ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि प्रूव करो कि यह इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तब ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी अगर तुम देखो तो सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो 2x + 3y इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, इसमें अगर 2 कॉमन ले ले, ये वाला जो इक्वेशन है 2 कॉमन ले ले तो 2x प्लस यहाँ जाएगा 3y, इधर क्या आएगा 5/2, इसको सेकेंड बोल दे। तो देख लो ये दोनों का LHS सेम है लेकिन RHS अलग अलग है। यहाँ 2x + 3y 1 हो रहा है, यहाँ 2x + 3y 5/2 आ रहा है। तो ऐसा कोई x और y का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो सकता जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब यह क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं मैट्रिक्स मेथड यूज करके। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्यूशन चेक करना है, तो पहले डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है। क्यों डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है x = एडजॉइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट किए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 नहीं आया तो डायरेक्ट बोल देंगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब यह कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मान लो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया तब आगे भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया तब आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्या कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया तब एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू देखें, अगर उसका वैल्यू भी 0 आ गया तब क्या होगा, बोलेंगे कि इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहने का मतलब सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना, तो भी कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया और एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आया तब बोलेंगे नो सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत बोल दिए इस पे।
कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। करा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। करा मैट्रिक्स मेथड यूज करके यह दिखाइए कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यह इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 आ जाए और एडज्वाइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आए। जब ऐसा होगा मतलब वो उसके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में क्या बोला जाता है कि कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। चलो देखते हैं। इतना दे दिया तो पहले तो ए ने लेंगे, मैट्रिक्स से क्या होगा 3 -1 2 2 1 3 2 1 3 1 -2 -1। फिर मैट्रिक्स बी कितना होगा? तो मैट्रिक्स बी होगा 3 5 1 3 5 1। ठीक है, क्या करेंगे? डिटर्मिनांट ए कैलकुलेट करेंगे। देखना डिटर्मिनांट ए कैलकुलेट करोगे तुम्हें 0 आएगा। अब डिटर्मिनांट ए कैलकुलेट किए तो अब एडज्वाइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। एडज्वाइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करके देखना वो क्या आएगा आपको? नन 0 आएगा। नन 0 कहने का मतलब क्या? जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसमें सारा एलिमेंट 0 नहीं आएगा, कुछ एलिमेंट में कुछ आएगा। तो डिटर्मिनांट ए 0 आ जाएगा और एडज्वाइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हेंस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। उसके बाद हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो ये समझाए ये सब कर लेगा खुद से, हमसे मत करो, टाइम लगेगा तुम लोग का, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। खुद से करो, प्रैक्टिस भी होगा। करे सो दैट द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्व इट। करे कि शो कीजिए कि यह कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आएगा और तब उसको सॉल्व करके दिखाइए, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स मेथड से। तो चलो ए मैट्रिक्स से कितना 2 5 3 2, मैट्रिक्स बी कितना 1 7। हमें सॉल्व करना है तो एक्स का भी जरूरत पड़ेगा, कितना एक्स और वाई। जो डिटर्मिनांट ए का वैल्यू कैलकुलेट करो, पहले तो यही करते हैं कैलकुलेट। 2 5 3 2 कितना हो जाएगा 4 -6 यानी -2। -2 आया मतलब 0 नहीं आया। डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 नहीं आया यानी क्या बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट हो गया, प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व ही करो, तो सॉल्व करने के लिए फिर वही यूज करेंगे, एक्स इक्वल टू एडज्वाइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनांट ए। अब एडज्वाइंट ए निकालो, बी से मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनांट ए से डिवाइड करो, जैसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके बाद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर यूज द प्रोडक्ट दिस टू सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे जो है दो मैट्रिक्स दिया गया है। कह रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट जो आएगा उसका यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते। एक्स का वैल्यू ऐसे होता है ना, एडज्वाइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनांट ए। तो ऐसे नहीं कर सकते कि मैट्रिक्स ए लाकर उसका एडज्वाइंट निकालेंगे, उसमें बी मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनांट ए से भाग देकर एक्स निकालेंगे, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, जैसे इससे पहले हम लोग किए थे। वैसे नहीं करना है। करना कैसे है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन एडज्वाइंट ए में नहीं निकालना है। एडज्वाइंट ए में बी मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनांट ए से भाग देकर, मतलब इससे हमें नहीं करना है। हमें कह रहा है क्वेश्चन कि जो दो मैट्रिक्स दिया गया है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो भी आएगा उसका यूज करके एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला तो वैसे ही करेंगे तभी नंबर मिलेगा। अदरवाइज ऐसे मतलब कि आपका मन करे वैसे सॉल्व कर दोगे तो नंबर नहीं मिलना है। नंबर तभी मिलेगा
जब आपको क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे ही उसका एक्सप्लेन कीजिए, वैसे ही उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, तो आते हैं। तो जो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था ये था, तो मैट्रिक्स से कितना होगा यहाँ पे 1 -1 2 1 -1 2, यहाँ x नहीं है मतलब 0 2 -3, ठीक है, फिर 3 -2 4 3 -2 4, x होगा XYZ और b कितना होगा 1 1 2। अब नाउ गिवन प्रोडक्ट क्या है इतना। अब इन दोनों को प्रोडक्ट किए, अब मैट्रिक्स को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2 -9 + 12 -2 -9 + 12। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट किए, इतना आया, सिंप्लीफाई की इतना आया। ठीक, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो मैट्रिक्स ए है, जो हमें प्रोडक्ट दिया गया था उसमें ये वाला क्या था, ये वाला मैट्रिक्स ए ही दिया गया है, मतलब ये वाला ए है, यानी ए इंटू ये वाला जो क्या है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, मतलब ये वाला मैट्रिक्स ए ही है, यानी ए में ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला, मतलब यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, यानी ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से किए क्या कि अब हमारा एम क्या है कि इसी प्रोडक्ट का ही यूज करना है, तो प्रोडक्ट किए तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, यानी कि ए इंटू इतना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। अब यहाँ से ए इनवर्स कोशिश कर रहे हैं निकालने का। क्यों ए इनवर्स कोशिश करेंगे निकालने का, क्योंकि हमें उसका यूज करना है अगर, तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। मान लो कि यहाँ से अगर हम ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स ला दिए, तो ए इनवर्स में अगर बी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स में अगर बी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। और ऐसे अगर हम जाएंगे तो जो प्रोडक्ट है इन दोनों मैट्रिक्स का, जो प्रोडक्ट है वो भी यूज कर लिए, यानी जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग चले। तो यहाँ से मैट्रिक्स ए का इनवर्स लाना चाहते हैं, तो ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा ए का इनवर्स होगा, इनवर्स के डेफिनेशन से। या क्या करो दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किए, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू ये वाला मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से ए इनवर्स कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट हमें दिया गया था इस प्रोडक्ट से हम ए इनवर्स कैलकुलेट किए। ठीक है, ए इनवर्स जैसे कैलकुलेट करना था वैसे हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, हम लोग ए इनवर्स कैलकुलेट किए इस प्रोडक्ट का यूज करके। नाउ एक्स क्या होता है एडजॉइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बाई ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ से ए इनवर्स यहाँ से मालूम है इंटू बी, बी यहाँ पे 1 1 2 1 1 2, तो एक्स इसके बराबर होगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला 0 5 और 3 मल्टीप्लाई करो, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 0 + 4। ठीक है, तो -2 + 0 + 2 कितना हो जाएगा 0, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा फिर 3 आएगा, मतलब यहाँ से अगर देखो तो x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया और z का वैल्यू 3 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो यह एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था जिसमें बोल रहा था कि इसका प्रोडक्ट यूज करके क्या करो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। तो इसका प्रोडक्ट देखे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, इसका मतलब ए वाला ए है इंटू ए वाला मैट्रिक्स, फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, यानी यहाँ से ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया तो x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स ऑलरेडी यहाँ से लाए इंटू बी, एक्स के इक्वल होगा, वहां से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं कि ए इनवर्स जैसे निकालना था एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, वो यूज नहीं किए। अगर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए से ए इनवर्स निकालते तो आपको नंबर नहीं मिलता, कुछ नहीं बोलता, केवल बोलता सॉल्व करो, तब तो वही मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करके बताते, लेकिन बोल रहा था कि प्रोडक्ट यूज करके, इस प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व करो। तो यहाँ पे उसी प्रोडक्ट का यूज करके हम ए इनवर्स लाए हैं, मतलब उस प्रोडक्ट का यूज किए हैं और यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड किए हैं। तो आया होगा समझ में, छापिए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लैंग्वेज बेस्ड।
इसमें कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज में दिया गया है, यहाँ से वेरिएबल मानिए और सॉल्व कीजिए। कर है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर गिव 7, ऑन एडिंग द सेकेंड द sum of the sum of the second and third number when adding, इसके बाद एक्स्ट्रा है ना, on adding the sum of the second and third numbers to thrice the first number we get 12, find the numbers using matrix method। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड यूज करके यहाँ से नंबर लाना है। तो मान लेते हैं लेट numbers are x, y and z। मान लिया नंबर क्या है, x, y, z है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर इज 6, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 6, एक इक्वेशन आ गया। फिर करेक्ट ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर गिव 7, यानी कि सेकेंड नंबर के ट्वाइस में अगर फर्स्ट नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ट्वाइस द थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट, ट्वाइस द थर्ड नंबर क्या है, जेड है, तो ट्वाइस ऑफ थर्ड नंबर व्हेन एडेड टू द फर्स्ट नंबर, यानी कि थर्ड नंबर के ट्वाइस में जब फर्स्ट नंबर को ऐड करते हैं तो क्या देता है हमें 7। चलो सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर कर है द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स टू थ्राइस द फर्स्ट नंबर वी गेट 12, मतलब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में अगर हम फर्स्ट नंबर का थ्राइस ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गया। इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से जैसे बताए हैं सॉल्व करना, वैसे सॉल्व कीजिए और एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए, फाइनल आंसर वही आएगा। तो कर लीजिएगा। अब जाकर जो भी क्वेश्चन है आप लोग का वो क्वेश्चन बनाइए, सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज पूरा बन जाएगा।